पर शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 उसे कवर करता है। और बेसिकली अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि पर शेयर कितना अर्निंग होती है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चलता है। तो जब हमें नेट प्रॉफिट पता चल जाता है तो उसमें से हम क्या करते हैं, हमारा जो भी इंटरेस्ट होता है वो लेस करते हैं, हमारा जो टैक्स होता है वो लेस करते हैं, और फाइनली जब टैक्स लेस कर देते हैं तो हमारा आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स या उसको प्रॉफिट प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्स या उसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नाम से भी जानते हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को क्या कर देते हैं, टोटल शेयर जो हमारे पास है आउटस्टैंडिंग उससे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। टोटल शेयर से उसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, अर्निंग पर शेयर आ जाता है। बेसिकली ये बताना चाहता है कि पर शेयर हमें कितना अर्निंग हो रही है। ठीक है, आई गेस ये आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा ये क्या कहते हैं अपने स्लाइड से भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो अब क्या बता रहा है स्लाइड, ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है, टू प्रेस्क्राइब प्रिंसिपल फॉर द डिटर्मिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द अर्निंग पर शेयर। ये बताता है प्रिंसिपल के बारे में कि आपको अर्निंग पर शेयर को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे डिटरमाइन करना है। टू इम्प्रूव द कंपैरेबिलिटी एंड द परफॉर्मेंस अमंग द डिफरेंट एंटरप्राइजेस, ठीक है, एंड अमंग डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड इन द सेम एंटरप्राइजेस। अर्निंग पर शेयर आपका पता मतलब आप देखो अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, दो फर्मों में आपस में कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं कि कोई से अगर किसी के कोई भी कंपनी है उसके पर शेयर अर्निंग अच्छी है इन कंपैरिजन टू अदर कंपनी, तो हम कह सकते हैं ना कि हमारी जो जिस कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छी या डेवलप्ड कंपनी हो पाएगी। ठीक है, तो हम कंपैरिजन कर पाते हैं और खुद से भी कंपेयर मतलब खुद के प्रीवियस जो हमारा परफॉर्मेंस है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा देखो कुछ डेफिनेशन है। एन इक्विटी शेयर इज एन शेयर अदर देन द प्रेफरेंस शेयर। कुछ देखो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे बताया है कि कौन कौन से क्या डेफिनेशन हो सकता है, कौन कौन से इक्विटी शेयर हो सकते हैं। तो एक तो इक्विटी शेयर हम सभी जानते हैं, तो दे आर द रियल ओनर। ठीक है, बीसीए वाले आपको पढ़ना है, आज मैं आप पढ़ाऊंगा आपको 1 बजे। तो जितना भी आपके जो रियल ओनर होते हैं जिसको सबसे लास्ट में जो बचा कुचा होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। प्रेफरेंस शेयर हम जानते हैं, इनको क्या अधिकार होता है प्रेफरेंस शेयर को, वेट अ मिनट, प्रेफरेंस शेयर को क्या अधिकार होता है कि वो क्या करते हैं, उनको प्रेफरेंस होता है किसके ऊपर, इक्विटी शेयर के ऊपर प्रेफरेंस होता है, उनको पहले डिविडेंड और कैपिटल का रिपेमेंट पहले किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट is a contract that gives rights to both a financial assets of an enterprise and the financial liabilities or equity shares of another enterprise। ठीक है, एक तरह से फाइनेंशियल अगर इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी आपको कहीं देखो अगर वो कन्वर्टेबल है तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। और एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है that gives right both a financial assets of an enterprise and financial liabilities or equity shares of another enterprise। ठीक है, जो another enterprise को हम लोग equity share is a financial instrument or other contract that entitles or may entitles its holder to equity share। अब देखो न केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो कि प्रॉफिट में पार्ट कर सकते हैं, बल्कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले और पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले जिनको क्या होता है ऐसा मतलब कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ऐसा इंटाइटल ऐसा अधिकार दिया जाता है कि वो भी क्या हो सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं और प्रॉफिट में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, फाइनली अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें तो इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट्स कुड बी एक्सचेंज। ठीक है, ये बात हमने लास्ट वाले AS 19 में भी पढ़ी थी, जिसपे क्या होता है कोई भी एसेट्स का एक्सचेंज हो जाता है और फेयरली वो डिफाइन करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि फेयरली डिफाइन करता है किसी भी एसेट्स के कंसिडरेशन को, उसकी प्राइस को हम कहीं ना कहीं उसको फेयर वैल्यू के रूप में ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ये बताने का मतलब था कि न केवल इक्विटी शेयर बल्कि आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि अदर एंटरप्राइजेस को हो सकते हैं। ठीक है, अदर एंटरप्राइजेस को इशू किए जा सकते हैं, आपके पोटेंशियल शेयर होल्डर, तो ये सभी क्या होते हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट में पार्ट ले सकते हैं। इनको जब हम लोग एडजस्ट करके अगर ईपीएस निकालते हैं तो वो हमारा डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर होता है। ठीक है, हम इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे, ध्यान दीजिए। अच्छा, स्कोप एंड प्रेजेंटेशन, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल एंटिटीज, सभी एंटिटीज के लिए
ये आपका अप्लीकेबल होता है। प्रेजेंटेशन एंड एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करना पड़ता है? बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हम दोनों, ठीक है, आपको बेसिक अर्निंग पर शेयर जो जनरली हम कैलकुलेट करते हैं और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर दोनों को प्रेजेंट करना पड़ता है फॉर इच क्लास ऑफ इक्विटी शेयर। अच्छा, आपको ये नेगेटिव हो, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट, दोनों पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका अर्निंग पर शेयर कितना रहा है। डाइल्यूटेड ऐसे हम बता दें, जैसे कि एग्जांपल से समझ लीजिए कि एक लेडी है जो 1000 करोड़ की मालकिन है और उसके 4 बेटे हैं, ठीक है। अब चारों ने डिसाइड किया कि नहीं, हमको 250 करोड़ मिलेंगे और वो खुश है। ध्यान दीजिएगा, और उसी समय अचानक में एक बेटा और आता है, बोलता है नहीं, आई एम ऑल्सो एयर ऑफ दिस लेडी, मैं इस लेडी का उत्तराधिकारी हूं और मुझे भी इस पे क्या कहते हैं अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो वर्स्ट कंडीशन में, ध्यान दीजिए, तो वर्स्ट कंडीशन में क्या होगा? अगर वो केस हार जाते हैं तो पांचों में बांटना पड़ेगा, और अब क्या होगा? दोनों को, मतलब पांचों को 200 करोड़ की हिस्सेदारी मिलती है। तो डायल्यूटेड अर्निंग में क्या करते हैं हम? एकदम वर्स्ट कंडीशन में, मतलब एकदम गिरी से गिरी कंडीशन में पर शेयर कितना बांटा जा सकता है, इसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बाकी एडजस्टमेंट भी कर देते हैं। एडजस्टमेंट कैसा कि मान लीजिए हमारा जो शेयर तो है ही, पर पोटेंशियल जो शेयर हमारे हो सकते हैं, जैसे हमारा क्या कहते हैं, हमारे कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर हो सकते हैं जो अपने आप को कन्वर्ट करके शेयर में आ जाए, ठीक है। कोई पोटेंशियल शेयर, ठीक है, जो फर्दर उनको ऐसा राइट हो कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको भी क्या करते हैं, कंसीडर किया जाता है। तो उसे हम डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कहते हैं। आई होप इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो देखो, ये फॉर्मूला भी हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर, अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं बेसिक। तो जितना प्रॉफिट है उसे जो वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किससे? जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड कर देते हैं। सिंपल से समझिए, जितने हमारे शेयर आउटस्टैंडिंग है उस, ठीक है, उससे हम अपने ईएटी को डिवाइड कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड बेसिक अर्निंग पर शेयर। लास्टली चलते हैं कैलकुलेशन। जैसे मैंने बताया था कि आपका नेट प्रॉफिट आया, आप क्या करो, टैक्स लाइबिलिटीज लेस करो, ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी लेस करने के बाद प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, और तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। दैट इज एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर, जो कि आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं डाइल्यूटेड की बात करूं तो जैसा मैंने बता रखा है कि जब हम एडजस्टमेंट कर देते हैं, किसके लिए? जो हमारा पोटेंशियल शेयर होल्डर हो सकते हैं, उनके लिए जब एडजस्ट करके हम अर्निंग पर शेयर निकालते हैं तो वो डाइल्यूटेड पर अर्निंग पर शेयर हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या एडजस्ट करना पड़ता है? एनी डिविडेंड्स ऑन डाइल्यूटेड डाइल्यूटिव पोटेंशियल अर्निंग इक्विटी शेयर, अगर कोई क्या कहते हैं हमें डिविडेंड देना पड़े, किसको? जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो हो सकते हैं, जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज, अगर उनका कोई इंटरेस्ट है। एनी अदर चार्जेस इन एक्सपेंसेस और इनकम दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ द डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर, अगर कोई एक्सपेंसेस है तो इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी एट्रीब्यूटेबल चेंज इन द टैक्स एक्सपेंसेस, अगर हमने सबको एडजस्ट कर लिया तो क्या टैक्स में कोई एडजस्टमेंट आएगा? इसको भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ता है, तब हम डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, नेट प्रॉफिट होगा, देन आफ्टर ऐड करना है पेमेंट दैट नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेड, ठीक है। मतलब ऐसा पेमेंट जो पोटेंशियल शेयर के आने के बाद हमें पे करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐड कर देते हैं, और जो पे करने की जरूरत है उसे हम लेस कर देते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट। ये कौन सा, ये कब हमको पता चलेगा? जब हम एडजस्टमेंट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कौन कौन सा अमाउंट पे करने की जरूरत है, कौन सा पे करने की जरूरत नहीं है। तब हमारा क्या निकल के आएगा, डाइल्यूटेड अर्निंग हमें पता चल जाएगा। सेम फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी पर शेयर आफ्टर एडजस्टमेंट एंड वेटेज एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड एज्यूमिंग द कन्वर्जन ऑफ डाइल्यूटेड पोटेंशियल शेयर, ठीक है। तो डाइल्यूटेड पोटेंशियल शेयर पर ध्यान में रखते हुए जो हम मेजर करते हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा डाइल्यूटेड पर्सन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब लास्ट है आपका, क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो बेसिक्स एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ऑन द बेसिस ऑफ
अर्निंग एक्सक्लूडिंग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हमें बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस निकालना है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो हमारे नॉर्मल ऑपरेशन से संबंधित नहीं है उसको हमें डिस्क्लोज, उसको हमें हटा के क्या करते हैं अपने फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करना पड़ता है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर मतलब आपके शेयर्स की वैल्यू कितनी है। द अमाउंट यूज्ड as the numerator in calculating basic and diluted earning per share। ठीक है, आपने numerator मतलब आपने अंश में कौन सा अमाउंट वहां पर रखा है numerator में, and the number of equity share used as the denominator in calculating the basic and diluted earning per share मतलब आपने कौन सा फॉर्मूला लगा के बेसिक और डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया है, ये सभी आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। दिस इज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ठीक है, तो थैंक यू, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग माय क्लास।